नावल मेरा महरम इश्क किस्त नंबर 21 मुसन्फ़ा महर नूर। कब ख़त्म होगी सज़ा? ज़ोया का सारा जिस्म सर्दी की वजह से कांप रहा था। वो कठड़ी बनी दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसके होंठ सर्दी से नीले पड़ गए, चेहरा सफ़ेद हो गया था। बारिश बंद हो गई थी। ज़ोया के सारे कपड़े बारिश की वजह से मुकम्मल भीग गए थे। वो अंदर तक कांप रही थी, मगर उसने हौसला नहीं हारा। रात 11 बजे के करीब असलाम की गाड़ी शाह विला में दाखिल हुई। गाड़ी पर पार्क करके वो अंदर दाखिल हुआ। 2 मिनट बाद वो कमरे में मौजूद था। उसने सारे कमरे में नज़र घुमाई तो वो उसे कहीं नज़र ना आई। वो भूल चुका था कि वो बाहर बालकनी में कैद है। उसने ड्रेसिंग रूम चेक किया, फिर वॉशरूम। वो कहीं नहीं थी। उसका दिमाग भग से उड़ा। वो कमरे में चक्कर काटने लगा। फिर अचानक दिमाग में झमाका हुआ। वो फ़ौरन बालकनी की तरफ भागा। उसने देखा बालकनी का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। असलाम का दिमाग घूम गया। वो जैसे ही बाहर निकला, हड्डियों को मुंजमद कर देने वाली सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया और सामने ही वो दीवार के साथ सुकड़ी सिमटी एक तरफ लुढ़क कर पड़ी थी। असलाम दीवाना वारिस की तरफ भागा, उसे पकड़ा कर सीधा किया। वो बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ गई थी। असलाम को कोई होश नहीं थी कि वो गुस्से में से क्या सज़ा दे गया था। उसने फ़ौरन ज़ोया को बाहों में उठाया और ड्रेसिंग रूम तक लाया। उसे ड्रेसिंग रूम में लाने के बाद असलाम ने उसे काउच पर लिटाया। फिर फ़ौरन कबर्ड की तरफ मुंह बढ़ा और जल्दी से उसके लिए ड्रेस निकाला और उसके कपड़े चेंज किए। फिर उसे उठाकर बाहर निकला और उसे बेड पर लिटाया। उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। ज़ोया, आँखें खोलो। उसका गाल थपथपाता रहा, मगर उसके अंदर कोई हरकत ना हुई। असलाम ने उसके ऊपर कंबल डाला ताकि उससे कुछ हरारत मिले। उसके चेहरे पर अपने गर्म हाथ मस कर रहा था, मगर उसका जिस्म साकत हो गया था। तुम इतनी जल्दी हौसला नहीं हार सकती। अभी तो तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरी बेरुखी बर्दाश्त करनी है। उठो। उसे झंझोड़ रहा था, मगर वो खामोश। असलाम उसकी गर्दन पर झुका और अपने दांतों से दबाव डाला, मगर उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। असलाम कितनी देर उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। कभी उसके चेहरे पर बोसा देता तो कभी उसके गले पर काटता, मगर आज वो नहीं उठी। उसकी सांसें बहुत मध्यम चल रही थीं। आँखें ज़ोया की बंद थीं, मगर सांसें असलाम की बंद हो रही थीं। जब आधे घंटे तक भी उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो असलाम ने अपनी शर्ट उतार फेंकी और उसके वजूद पर काबिज़ हुआ। आंखें खोलो ज़ोया, असलाम शौर, मेरी दीवानगी को बर्दाश्त करो। उसके कान में सरगोशी करता उसके कान के नीचे गले के मकाम पर पूरी शिद्दत से दांत काट गया। क्या ज़ोया के जिस्म में हरकत हुई? वो सिसकी थी। असलाम मुकम्मल तौर पर उसे कैद किए उसे हरारत देने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ज़ोया के हवास बहाल होने लगे। ज़ोया ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में तकलीफ उभरने लगी। असलाम शाह इस पर काबिज़ हो चुका था। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। असलाम की आंख खुली तो सबसे पहले उसका ध्यान ज़ोया की तरफ गया, जिसे वो अपने बाहों में भरकर तकरीबन उसके ऊपर लेटा सो रहा था। असलाम ने उसके पेशानी पर हाथ रखकर उसकी तबीयत चेक की। उसे बुखार हो गया था। वो सो रही थी और चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख हो गया था। असलाम को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस न चलता, वो सब कुछ तबाह कर देता। वो इतने गुस्से में था कि उसे बारिश में बालकनी में मट्ठा छोड़ गया। अगर रात को वापस आने में ताख़ीर कर देता तो उससे कुछ हो जाता तो असलाम शाह उससे नफ़रत का जितना मर्ज़ी इजहार कर लेता, लेकिन ये लड़की उसे मुकम्मल तौर पर अपने सहर में जकड़ चुकी थी। वो नफ़रत का इजहार कर सकता था, शफ़ाक़ बन सकता था, मगर उस लड़की से चाहकर भी नफ़रत नहीं कर सका। असलाम ने झुककर उसकी पेशानी पर लब रखे, फिर उसे शर्ट पहनाने के बाद अपनी शर्ट पकड़ कर पहनता उठा। उस पर ब्लैंकेट ठीक किया और फ्रेश होने चला गया। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होता वाशरूम से बाहर निकला और ज़ोया के पास आया। उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार की तपश चेक की। इसका बुखार पहले से कुछ कम तो लग रहा था। असलाम कमरे से बाहर निकलकर नीचे आया और मुलाजमा को सूप बनाने की हिदायत करता कुछ देर लाउंज में बैठा रहा, मगर उसकी फ़िक्र सताई जा रही थी। वो वापस कमरे में आया। वो करवट लिए सोती कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की सुर्खी कुछ कम हुई थी। असलाम सोफे पर बैठा काफ़ी देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास बेड पर बैठकर उसको नरमी से हिलाया। कुछ देर के बाद ज़ोया ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर वो नींद आँखों से छत को देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए। उसकी तरफ देखा तो दोनों की नज़रें टकराईं। ज़ोया उठकर बैठ गई। 2 मिनट बाद वो अपने आप का नींद से मुकम्मल तौर पर बेदार करती रही, फिर उठी और वॉशरूम में चली गई। वो कमरे में बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। वो आईटी स्पेशलिस्ट था। वो हाथों से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी से ख़त्म करता था। किसको कहाँ कैसे हैक और टैप करना है, यह असलाम शाह का काम था। वो काम कर रहा था। ज़ोया वॉशरूम से निकली और ड्रेसिंग पर बैठकर ड्रायर से अपने बाल खुश्क करने लगी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर मुलाजमा सूप
सोफ़े के पास टेबल पर रखकर बाहर निकल गई। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। ज़ोए ने एक नज़र सूप को देखा और एक नज़र खाली कमरे को, फिर वो बैठकर सूप पीने लगी। यह शाह हवेली का मंजर था। हेज़ल अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। जब उसने बालाज को तेज़ी से हवेली से बाहर भागते देखा, उसका दिल फैल कर सुकड़ा। वो इतनी जल्दी में क्यों था? वो नीचे आई, फिर कुछ सोचते हुए बाहर गार्डन की तरफ आई। सामने ही गार्डन में अमान साहब बेहोश पड़े थे। हेज़ल की चीख निकली और वो भागती हुई बाहर आई। बालाज उनका चेहरा थपथपा रहा था। चाचा साईं, क्या हुआ है आपको? हेज़ल भागकर बाप के पास आई। बाबा साईं, क्या हुआ है? बालाज ने एक नज़र हेज़ल के परेशान चेहरे को देखा, फिर उसने अमान शाह को उठाया और गाड़ी तक लाया। बालाज ने इन्हें गाड़ी में बिठाया। हेज़ल, अंदर जाओ। हेज़ल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हेज़ल, ज़िद मत करो। हेज़ल जो पहले ही रो रही थी, मज़ीद तेज़ी से रोने लगी। उसने बालाज का बाजू पकड़ लिया। मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बालाज उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए प्यार से समझाने लगा। हेज़ल, अंदर जाओ, मुझे चाचा साईं को हॉस्पिटल लेकर जाना है। और तुमने चादर नहीं ली। हेज़ल की नज़र बालाज की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर पड़ी। वहाँ उसकी शॉल पड़ी थी। वो आपकी चादर है, मैं ये ले लेती हूँ, प्लीज़ मुझे भी लेकर चलें। बालाज ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। बैठो। और हेज़ल फ़ौरन गाड़ी में बैठी। उनकी गाड़ी तेज़ी से हवेली से बाहर निकली। वो तेज़ ड्राइविंग करता हुआ जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल तक लाया, फिर अमान साहब को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर भागा। हेज़ल ने अपना दुपट्टा सर पर अच्छे से ओढ़ रखा था और कंधों के गिर्द बालाज की शाल अच्छे से सारे जिस्म पर ले रखी थी और एक हाथ से पल्लू नकाब की सूरत मुंह पर लिया था। वो जानती थी कि बालाज को बिल्कुल पसंद नहीं किसी मर्द की नज़र हवेली की औरत पर पड़े। अमान साहब को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। बाहर वो दोनों बेचैनी से इंतज़ार की सूली पर लटके थे। बालाज ने एक नज़र उसे देखा, जो दीवार के साथ सहारा लिए खड़ी थी। बालाज उसके पास गया, उसका बाजू पकड़कर उसे बेंच पर बिठाया, उसके साथ बेंच पर बैठ गया। परेशान मत हो, इन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। बालाज ने उसे हौसला दिया। वो इसके साथ लिपटी बुरी तरह रोने लगी। बालाज ने उसे अपने साथ लगाया हुआ था। कुछ ही देर में शावेज़ और आलम उनके साथ नादिया बेगम भी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। उसकी पीठ थपथपा रहा था। हेज़ल, रोना बंद करो, शाबाश। हेज़ल ने अपने आंसू साफ किया और सिसकियों का गला घोंटा। तब तक वो तीनों इनके पास आ गए थे। क्या हुआ है? शावेज़ ने सवाल किया। मैंने उन्हें गार्डन में गिरते देखा तो उनकी तरफ भागा। वो बेहोश हो गए थे, इस वजह से यहाँ ले आया। नादिया बेगम का हाल बुरा होने लगा। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। आलम का यह कहता निकल गया। चाची साईं, हौसला रखें, उन्हें कुछ नहीं होगा। शावेज़ ने उन्हें कंधों से पकड़ा। माँ की हालत देख हेज़ल दोबारा रोने लगी। बालाज ने उसे कंधों से पकड़ा, फिर एक घूरी से नवाजा और हेज़ल का रोना बंद हो गया। शावेज़ ने नादिया बेगम को वहाँ बेंच पर बिठाया और राहदारी में गायब हो गया। कुछ देर बाद शावेज़ हाथ में पानी की बोतल पकड़े इनकी तरफ आया। हेज़ल, पानी पियो। शावेज़ ने बोतल उसके मुंह से लगाई। वो नफ़ी में सर हिलाती अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। बालाज ने शावेज़ के हाथ से बोतल पकड़ी और उसके पास बैठा। पियो। और हेज़ल अच्छी बच्ची की तरह पानी पी गई। फिर शावेज़ ने पानी नादिया बेगम के सामने किया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर से लेडी डॉक्टर और नर्सें जो गुजर रही थीं, वो सब की सब शावेज़ और बालाज को आंखें फाड़े देखने लगीं। वो दोनों थे ही इतने हैंडसम और खूबसूरत, ये हर कोई उनके हुस्न में खो जाता। कुछ देर बाद आलम बाहर निकला। हेज़ल और बालाज दोनों उठ खड़े हुए। लाला, क्या हुआ है? हेज़ल की बेताब आवाज़ बालाज के कानों में पड़ी। आलम का चेहरा संजीदा था। हेज़ल का दिल ज़ोरों से धड़का। उनका गुर्दा फेल हो गया। उन्होंने अपनी सेहत में लापरवाही की है। अब हमें उनका गुर्दा ट्रांसप्लांट कराना होगा। हेज़ल ने सहारे लिए बालाज को मजबूती से पकड़ा। हमें डोनर का इंतज़ाम करना होगा। आलम खामोश हुआ तो हेज़ल फ़ौरन तेज़ी से बोली, मैं अपना गुर्दा दूंगी, बस बाबा को बचाएं। बालाज ने हैरत से उसे देखा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हेज़ल। बालाज ने खुद पर बहुत मुश्किल से जब्त किया था। हाँ, बालाज ठीक कह रहा है, हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं। आलम, तुम टेस्ट करवाओ। शावेज़ की बात पर बालाज ने हाँ में सर हिलाया। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं इनकी बेटी हूँ, मैं अपना गुर्दा दूंगी और अपने पापा को बचाऊंगी। इन तीनों ने बेबसी से हेज़ल की तरफ देखा। हेज़ल, तुम्हारा गुर्दा मैच नहीं करेगा। और वो साकत रह गई। आलम जो रवानी में बोल गया था। बालाज और शावेज़ की घुरी से उसे अपनी जान जाती महसूस हुई। हेज़ल का अपने कदमों पर खड़े रहना महाल हो गया था। मेरा मतलब है कि तुम रहने दो, हम तीनों हैं ना। आलम ने कुछ संभल कर अल्फाज अदा किए। हेज़ल खामोशी से बैठ गई। बालाज ने आलम को कत्ल कर देने वाली नज़रों से देखा। वो फ़ौरन शावेज़ के साथ खिसक आया। वो हेज़ल के पास बैठा। तुम ठीक हो ना? हेज़ल का दिमाग माफ़ हो गया था। तुम्हारा कुर्ता मैच नहीं करेगा। आलम की बात पर बार बार कानों में गूंज रही थी।
बालाज ने उसे कंधों से झंझोड़ा। वो बड़बड़ा कर होश में आई। हाँ, उसने गायब दिमागी से बालाज को देखा। तुम ठीक हो? हेज़ल ने हाँ में सर हिला दिया। सुबह से दोपहर हो गई थी। इस वक्त प्राइवेट रूम में अपने बाप के पास बैठी थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो तीनों ही कमरे में नहीं थे। हेज़ल ने एक नज़र अपने बाप पर डाली और एक नज़र उस नर्स पर जिनकी ड्रिप चेक कर रही थी। कुछ सोचते हुए वो नर्स के पास आई। सिस्टर। नर्स ने पलट कर उस खूबसूरत लड़की को देखा। क्या हॉस्पिटल में DNA टेस्ट होता है? नर्स ने कुछ हैरत से उसे देखा। होता है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? हेज़ल ने दिल पर मनोबोझ रख कर अपने मुँह से वो तकलीफ अल्फाज अदा किए। मुझे अपना और इनका DNA टेस्ट करवाना है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देंगे? नर्स ने बेयकीनी से उस लड़की को देखा। उसकी आंखें रोने के बायस लाल हो गई थी। प्लीज़ मेरी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूँगी, प्लीज़। वो रो देने वाली हो गई थी। नर्स नरम दिल थी। इसे हेज़ल पर बेसाख्ता तरस आया और दुख हुआ। मुल्तजा कर रही थी। ठीक है, अपना बाल दें। हेज़ल ने जल्दी से अपने सर का एक बाल उतारा। नर्स ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले और इनमें हेज़ल का बाल रखा। फिर उसने अरमान साहब के सर से एक बाल उतारा। रिज़ल्ट कब तक आएगा? वो बेचैनी से नर्स से पूछ रही थी। 1 दिन लग जाएगा। हेज़ल ने एक नज़र दरवाजे को देखा। शुक्र है कमरे में कोई नहीं था। प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। नर्स ने उसके चेहरे पर बेबसी और तकलीफ़ देखी। वो सर हिलाते कमरे से निकल गई। अब उसे 1 दिन गुजर जाने का इंतज़ार था। ज़ोया इस वक्त लाउंज में बैठी थी जब असलाम के साथ कोई लड़की अंदर दाखिल हुई। सुबह के बाद उसने अब असलाम को देखा था। वो लड़की असलाम के साथ आई और ज़ोया को सलाम किया। ज़ोया ने कुछ हैरत से उसे देखा और वो 18-20 साल कम उम्र सादी सी कोई लड़की थी। ज़ोया की आंखों में हैरत देखकर वो वजाहत करने लगी। मैं हिना हूँ। मेरे बाबा आपके बंगले में चौकीदार हैं। वो दरअसल मेरा एडमिशन शहर के कॉलेज में हुआ है तो मैं आज से सर्वेंट क्वार्टर में रहूँगी। आपको कोई भी काम करवाना हो आप मुझे कह सकती हैं। वो लड़की बोलती हुई इतनी प्यारी लगी कि ज़ोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। असलाम लाउंज के सोफे पर मोबाइल में गुम होकर बैठ गया, मगर ध्यान ज़ोया की तरफ ही था। वैसे आपका नाम क्या है बीबी जी? इस सवाल पर ज़ोया की मुस्कुराहट गायब हुई। मेरा कोई नाम नहीं है, मगर सब ज़ोया पुकारते हैं। ज़ोया कुरैशी। और मैं कोई बीबी जी नहीं हूँ, तो मुझे आप ही कह सकती हो। उससे बात करके ज़ोया को अच्छा लग रहा था। तन्हाई का बोझ कम होने लगा था। असलाम ने अपनी मुट्ठियाँ भेजकर जब्त किया। शायद भूल गई है, अब ज़ोया असलाम शाह है। कुरैशी का सरनेम टैग लगा कर बैठ गई है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। तुम खड़ी क्यों हो? मेरे पास बैठो। ज़ोया ने उसे अपने सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो कुछ हिचकिचाई। मैं कैसे? हाँ, मालिक और मैं नौकर। ज़ोया के चेहरे पर तकलीफ़ नमूदार हुई। मालिक सिर्फ खुदा की ज़ात है, इंसान बराबर हैं। बैठ जाओ। वो ज़ोया के पास झिझकती हुई बैठ गई। ज़ोया बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हिना उसके पास बैठी उसके चेहरे में ही खो गई। ज़ोया ने उसे खोए हुए देखा तो उसके सामने चुटकी बजाई। क्या हुआ? कहाँ खो गई? वो मुस्कुराई। आप बहुत खूबसूरत हैं ज़ोया, आप भी। हर ज़ोया हंस पड़ी। इसने इतनी क्यूट शक्ल बनाकर कहा कि ज़ोया की हंसी छूट गई। असलाम ने हैरत से उसे हंसता हुआ देखा। वो कितने दिनों बाद हंस रही थी, वरना तो शाविला में भी उसकी हंसी को तरस गया था। और हिना तो इसकी हंसी में खो गई। तुम भी बहुत प्यारी हो। हिना खुलकर मुस्कुराई। वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? वो आसपास देख रही थी। कोई और नहीं है। वो कुछ हैरान हुई। क्या मतलब, इतने बड़े घर में सिर्फ आप दोनों रहते हैं? ज़ोया ने हाँ में सर हिलाया। ये जो बड़े बंगले होते हैं ना, इनमें रहने वाले लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, मगर रिश्ते नहीं होते। ज़ोया की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे ने असलाम शाह को साकित किया। अच्छा, तो आप इस घर की मालकिन हैं? इस सवाल से ज़ोया की मुस्कुराहट गायब हुई। असलाम के कान से इसी तरफ उठे। ज़ोया के कानों में माजी का एक जुमला गूंजा। तुम इस घर की मालकिन हो? फिर चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। नहीं, मैं मालकिन नहीं हूँ, ना ही मुझे मालकिन बनने का कोई शौक़ है। हिना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर वह कुछ राजदाना अंदाज में ज़ोया की तरफ झुकी। असलाम भाई आपके हस्बैंड हैं? इस सवाल पर ज़ोया ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा जो मोबाइल में गुम बैठा था। बदकिस्मती से हाँ। इतना कहते साथ ज़ोया उठी और ऊपर चली गई। हिना को समझ न आई क्या हुआ। शायद मैंने गलत सवाल कर लिया। उसे दुख हुआ। असलाम ने एक नज़र उसके मुरझाए चेहरे को देखा, एक नज़र ज़ोया की पुष्ट पर डाली जो ऊपर गायब हो गई थी। क्या हुआ? असलाम के सवाल से वो अपनी सोचों से बाहर निकली। मैंने ये पूछा कि वो आपकी बीवी हैं। उन्होंने कहा बदकिस्मती से। शायद उन्हें मेरा सवाल करना अच्छा नहीं लगा। असलाम को बैक वक्त गुस्सा, तकलीफ़ और दुख दर्द हुआ। ऐसी बात नहीं है, बदल की बहुत अच्छी है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें इसलिए तो लाया हूँ ताकि तुम्हारे साथ वक्त गुजार सके।
इतने बड़े घर में वो अकेली रहती है ना, इसलिए उदास हो जाती है। हिना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो तीनों अपना टेस्ट करवा चुके थे, अब रिजल्ट आने की देर थी। जिसका कुर्ता मानशाह से मैच होता वो इन्हें अपना कुर्ता देने वाला था, और हेज़ल को इस टेस्ट की फ़िक्र लगी थी। अगर वो इसके बाप ना हुए तो क्या होगा। वो इस वक्त अपने बाप के पास हॉस्पिटल के कमरे में बैठी थी। वीआईपी कमरा था, ये शहर का सबसे महंगा अस्पताल था। उसका दिमाग में माजी किताब के पन्नों की तरह खुला। ये इस दिन की बात है जिस दिन हेज़ल खुदकुशी की कोशिश की थी। वो सुबह अपने कमरे से निकल कर नीचे आई तो उसने आका जान और नादिया बेगम को कोई बात करते देखा। वो बात करते हुए आका जान के कमरे में जा रहे थे। हेज़ल की तजस्सुस वाले हिस्स फड़फड़ाई। वो इनकी बात सुनने की नीयत से उनके पीछे ही गई। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर ज़रा सा खोला। जब कमरे से आका जान की गरजदार आवाज़ आई, ये तरबियत की तुमने इसकी? भूलो मत, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। नादिया बेगम ने तब से कुछ कहने की कोशिश की। आका जान, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे अपना दूध पिलाया है। वो मेरी बेटी है और है तो आपका ही खून। आका जान तो भड़क उठे। नहीं, वो गंदा खून है, वो तुम्हारी औलाद नहीं है। मैंने उसे नाम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वह इस हवेली की बहू बनने के काबिल है। और दरवाजे के बाहर खड़ी हेज़ल का वजूद जलजलों की जद में आ गया। उसे लगा वो पत्थर हो गई है, कोई पहाड़ था जो उसके ऊपर गिरा। वो बेयकीनी से पीछे होती गई। वो फ़ौरन ऊपर कमरे में भागी। उसका दिमाग फटने के करीब आ गया। वो नादिया बेगम की बेटी नहीं थी तो क्या वो इसकी सौतीली माँ थी? हाँ, यही हुआ होगा। ज़रूर उसके बाप ने पसंद की शादी की होगी और आका जान ने उसकी माँ को बहू नहीं माना होगा। ऐसा ही होता है। वो ये सब सोचती पागल होने लगी। उसे धोखा दिया गया था। हेज़ल अपने बाप के कमरे से स्लीपिंग पिल्स की डब्बी उठा लाई और गोलियां खा ली। जब वो होगी ही नहीं तो सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। अभी उससे गोलियां खाए कुछ ही देर गुजरी थी जब बालाज उसके कमरे में आया और उसे बचा लिया। हेज़ल तो सिर्फ ये समझती थी कि वो अपनी माँ की बेटी नहीं है, मगर आलम की बात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अमान शाह का खून भी है या नहीं। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंखें बार बार नम होने लगी थीं। अचानक उसे अपने चेहरे पर उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली। बालाज उसके आंसू साफ कर रहा था। बालाज तो सब जानता है, फिर हेज़ल को सच क्यों नहीं बता देता? अगर बालाज को पता चल गया कि हेज़ल ने टेस्ट करवाया है तो क्या होगा? वो तो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। शौहर बनकर भी वैसा ही हिटलर है, बस कभी कभी प्यार से बात कर लेता है। वो दिल ही दिल में अजीब सोचों का शिकार थी। परेशान मत हो, चाचा साईं ठीक हो जाएंगे। वो इसके पास बैठा। हेज़ल ने हाँ में सर हिलाया। अगर वो वाकई गंदा खून हुई तो? उसकी सोचों को बालाज के लम्स ने तोड़ा। वो उसकी पेशानी पर लब रखता इसे अपने हिसार में लिए बैठा था। बालाज को तो जैसे अंदाज़ा भी नहीं कि इस वक्त हेज़ल किस टेंशन का शिकार थी। हेज़ल, हवेली चली जाओ। हेज़ल की तो चेहरे का रंग उचड़ गया। नहीं, मुझे नहीं जाना। वो फ़ौरन खौफज़दा हो गई। अगर वो चली गई तो टेस्ट की रिपोर्ट कैसे लेगी? ज़िद मत करो, रात होने वाली है। नहीं, मैंने कहा ना, मैं आज बाबा साईं को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह हवेली चली जाऊंगी, अभी नहीं, प्लीज़। अब वो बालाज को कैसे मनाए? अचानक उसके कानों में इस्लाम की आवाज़ पड़ी। कुछ उसे अपनी अदाओं से दीवाना बनाओ। हेज़ल अजीब कश्मकश का शिकार हो गई। हेज़ल, तुम रात हॉस्पिटल नहीं रुकोगी, बस मैं कह चुका हूँ। बालाज ने कुछ गुस्से से डपटा। हेज़ल की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। दूर हटें, कोई प्यार व्यार नहीं करते हम मुझसे, मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है। उसके हिसार से निकल कर रुख मोड़ कर बैठ गई। हेज़ल, रात को हॉस्पिटल रुकना ठीक नहीं। वो उसकी तरफ तेज़ी से पलटी। क्या ठीक नहीं? मैं अपने बाबा के पास ही तो हूँ, और आप भी तो यहीं मेरे पास हैं। जब मेरा शौहर मेरी हिफाजत के लिए यहाँ है तो फिर मैं क्यों नहीं रुक सकती? वो गुस्से में रवानी से जो मुँह में आया बोलती गई, और बालाज के होंठों पर मुस्कुराहट मचल उठी। उसे मुस्कुराता देखकर हेज़ल ने दोबारा चेहरा मोड़ लिया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अच्छा ठीक है। बालाज हार मान गया। हेज़ल ने दिल ही दिल में सुकून की सांस ली। अब इसे शिद्दत सुबह होने का इंतज़ार था। ज़ोया ने खाना बनाया और डाइनिंग टेबल लगा कर बैठी। फिर हिना के हाथ इस्लाम को खाने का पैगाम भिजवा कर खुद खाने लगी ताकि वह किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। वो खाना खाकर अपने काम की वजह से निकल गया। ज़ोया कमरे में आई और सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो कहीं नहीं था। शायद वो वापस नहीं आया था। ज़ोया ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। एक बार फिर खून नाक से निकल रहा था। ज़ोया अपनी परेशानियों में इस चीज़ को तो भूल ही गई थी। वो नाश्ता करने के बाद घर से निकली और हॉस्पिटल आई। कुछ देर बाद वो डॉक्टर्स के कैबिन में बैठी थी। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया था। क्या आपके साथ कोई हादसा हुआ था? सर में कांच वगैरह लगा हो? और ज़ोया को याद आया, उसने 1 साल पहले जब इस कमरे से नीचे छलांग मारी थी। हाँ, 1 साल पहले मैं छत से हादसाती तौर पर गिर गई थी। नीचे गाड़ी खड़ी थी, इस पर मेरा सर लगा था।
ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, इस वजह से जान बच गई। कांच के टुकड़े काफ़ी ज़ख्मी कर गए थे और इस वजह से मैं 2 माह कोमा में भी रही थी। उसने डॉक्टर को मुकम्मल तफसील बताई। डॉक्टर काफ़ी संजीदा थी। और ये नाक से खून बहना कब से हो रहा है? 4 माह से। और सर में माइग्रेन के अटैक भी होते हैं। डॉक्टर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं आपको मुकम्मल तौर पर आपकी हेल्थ की कंडीशन बताती हूँ। इसके बाद डॉक्टर जैसे जैसे बोलती गई ज़ोया के चेहरे का रंग बदलता गया। क्या आपका यही फ़ैसला है? ज़ोया अपनी रिपोर्ट्स पकड़ती हुई उठी। हाँ, मेरा यही आखिरी फ़ैसला है। शुक्रिया। वो बाहर की तरफ बढ़ी। अभी ज़ोया ने हैंडल पर हाथ रखकर नोक को घुमाया ही था जब डॉक्टर की आवाज़ गूंजी। आई एम इम्प्रेस्ड। आपके हस्बैंड यकीनन दुनिया का खुशकिस्मत शख्स हैं जिन्हें आप जैसी बीवी मिली। वो डॉक्टर की पलटी। चेहरे पर तंज मुस्कुराहट आई। जान जब हासिल हो जाए तो इसमें दाग नज़र आने लगते हैं। और डॉक्टर की मुस्कुराहट गायब हुई। वह सोया की बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। सोया सर झटक कर बाहर निकल गई। अगर हम इसी हॉस्पिटल के दूसरे कोने में नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त हेज़ल और वो टेस्ट रिपोर्ट खोल रही थी। वो सुनसान कॉरिडोर में उस नर्स के सामने खड़ी थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। हेज़ल ने रिपोर्ट खोली और इसे अपनी आंखों के सामने किया। रिजल्ट और लिखाने पर नज़र पड़ते हेज़ल की सांस रुक गई। आसमान इसके सर पर फट गया। हेज़ल का सारा वजूद ज़लज़लों की सद में आ गया। रिजल्ट नेगेटिव था। वो अमान शाह की बेटी नहीं थी। तो फिर वो कौन थी? किसकी बेटी थी? हेज़ल के आंसू बहुत तेज़ी से बहते इस कागज़ के टुकड़े में जज्ब होने लगे। वो कागज़ का टुकड़ा नहीं, उसके लिए मौत का परवाना था। वो कितनी ही देर साकत रही, उसे अंदाज़ा न हुआ। नर्स उसे हमदर्दी से देख कर चली गई। हेज़ल शाह की सारी हस्ती मलिया मेट हो गई। उसकी पहचान झूठी थी। काफ़ी देर के बाद उसने अपनी हैरत पर काबू पाया और उस कागज़ के टुकड़े के मुट्ठी में दबोचा। फिर हॉस्पिटल से बाहर की जाने भागी। उसके हवास सलब कर लिए गए थे। हेज़ल का दिल चाहा वो खुद को ख़त्म कर ले। वो हॉस्पिटल की सड़क के ऐन दरमियान में चल रही थी। सामने तेज़ी से एक गाड़ी आ रही थी। उससे पहले वो गाड़ी हेज़ल से टकराती किसी ने हेज़ल को बाजू ज़ोर से खींचा और हेज़ल होश में आई। अपने करीब से इस गाड़ी को गुजरती देखती रह गई। वो दोनों इस वक्त आलम के कैबिन में बैठे हुए थे। जब नर्स रिपोर्ट लेकर अंदर दाखिल हुई, आलम ने वो रिपोर्ट खोली। क्या रिज़ल्ट आया? शावेज़ की आवाज़ बंद कमरे में गूंजी। उसने रिज़ल्ट इन दोनों के सामने किया। पालाज लाला का गुर्दा मैच करता है। आलम ने गहरी सांस भरी। ठीक है, तो फिर ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम आज ही कराओ। मैं अपना गुर्दा चाचा जान को देकर उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए तैयार हूँ। आलम ने इस बात में सर हिलाया। मैं हेज़ल को बताता हूँ, वो कल रात से परेशान है। वो उठा और कैबिन से बाहर निकला। हेज़ल होश में आई, फिर आसपास हैरानी से देखा। इसके बाद एक नज़र अपने हाथ को जो सामने खड़ी लड़की के हाथ में था। हेज़ल समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ। उसने सामने खड़ी लड़की को पहचानने की कोशिश की। वो पिस्ता कलर की घुटनों को छूती फ्रॉक में थी। सर पर हिजाब ले रखा था। एक हाथ में पर्स और फाइल पकड़े, दूसरा हाथ पकड़े वो उलझन से हेज़ल को देख रही थी। तुम ठीक हो? उसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ से हेज़ल होश में आई। फिर अपना सर हाँ में हिलाया। जोया ने गौर से उस लड़की की आंखों में देखा। फिर अगले ही पल साकत हुई। इसकी आंखें हेज़ल कलर की थीं। इसके बाबा की आंखें भी तो ऐसी ही थीं। वो इस वक्त काले दुपट्टे में थी, कंधों पर काली चादर ओढ़ रखी थी। जोया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉस्पिटल के पार्क में आई। फिर उसे बेंच पर बिठाया। हेज़ल खामोशी से बैठ गई। जोया ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और हेज़ल के सामने की। पानी पी लो, कुछ बेहतर महसूस होगा। हेज़ल ने हैरत से उस लड़की को देखा। वो कितना खूबसूरत बोल रही थी। हेज़ल ने उसकी आंखें कुछ गौर से देखीं और फिर वो साकत हुई। उसकी आंखें बिल्कुल इस्लाम लाला की आंखें जैसी थी। उसे लगा जैसे इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, मगर हेज़ल को याद ना आया कि कहाँ। हेज़ल ने पानी पीकर वो बोतल जोया की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया। जोया ने देखा वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। अपनी जान क्यों ले रही थी? जोया ने नरम लहजे में सवाल किया। हेज़ल का दिल उसकी जानी बहुत तेज़ी से खींचा। वो रोने लगी। जोया को तकलीफ़ हुई। जोया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। मैं मर जाना चाहती हूँ। हेज़ल बेबसी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली। जोया उस लड़की की तकलीफ़ से तड़प उठी। ऐसी बातें नहीं करते चंदा, रोना किसी मसले का हल नहीं और ख़ुदकुशी हराम है। इस बात पर हेज़ल हंस पड़ी थी। उसकी हंसी में बहुत दर्द था। वो दोनों एक दूसरे को साथ बैठी थी। कोई मेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकता। वो फिर बेबसी से रो दी। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ सह रहा है। बस फ़र्क इतना है कि सबकी तकलीफ़ अलग अलग है, लेकिन महसूस करने का तरीका एक है। हेज़ल ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। जोया को कुछ हैरत हुई। वो 20 साल से भी कम उम्र नज़र आ रही थी। आखिर उसे इतनी सी उम्र में कौन सी तकलीफ़ थी? अच्छा, ऐसी कौन सी तकलीफ़ है? कोई नहीं समझ सकता। वो तकलीफ़ जब आपको पता चले, 19-20 साल से जिस शख्स को आप अपना बाप समझते रहे वो आपका बाप ही नहीं था।
آپ کی ساری زندگی دھوکہ اور جھوٹ تھی، آپ نہیں سمجھ سکتی۔ زویا ساکت رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میں نہیں سمجھ سکتی وہ تکلیف، جب آپ کو پتہ چلے کہ جس باپ نے انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا وہ آپ کا باپ ہی نہیں تھا۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، کس کا خون ہوں، کیا کہیں میں کسی کا گناہ تو نہیں، یا پھر کوئی آدھی رات کو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے مجھے اندھیری سڑک پر تو نہیں پھینک گیا ہوگا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلنے لگے اور ہیزل پتھر کی مورت بنی اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت بے یقینی آئی۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اور زویا نے آنکھوں سے آسودہ مسکرائی۔ مجھے سب پتہ ہے کیونکہ میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ تم نے کہا کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر میں تمہاری تکلیف بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے خود پر بہت فخر تھا، مگر جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے باپ کی حقیقی بیٹی ہی نہیں، اس دن میری حالت تم سے بھی زیادہ خراب ہوئی تھی۔ ہیزل کے دل کو تکلیف ہوئی، وہ رو رہی تھی اور ہیزل کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ زویا نے ایک لمبی سانس لے کر اپنے آنسو قابو کرنے چاہے۔ میرا اصل نام کیا ہے معلوم نہیں، مگر مجھے زویا قریشی کہتے ہیں، شہر کے بہت بڑے بزنس مین حمدان قریشی کی بیٹی۔ اور ہیزل کو یاد آیا، اس نے پچھلے دنوں یہ نیوز سنی تھی کہ اس نام کے کسی شخص کا قتل ہوا ہے۔ زویا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولی، میرے پاپا بہت اچھے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے ساری دنیا کی آسائشیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ میری چھوٹی سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتے، میں کوئی بھی خواہش کرتی وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ مجھے پاکستان میں رہنے کا شوق تھا، ہم لندن سے یہاں پاکستان آ گئے، میں 18 سال کی ہوئی تو میرا نکاح ہو گیا، 1 ماہ پہلے میری شادی ہوئی ہے۔ اور ہیزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی تھی۔ زویا نے اپنے آنسو پونچھے اور دوبارہ بولنا شروع ہوئی، میں بہت خوش تھی، شادی کے 3 ہفتے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی، بابا سے چھپ کر کوکنگ سیکھی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی، بابا مجھے آگ کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے میری بیٹی کو آگ تکلیف دے گی۔ زویا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا، مجھے کوکنگ کا شوق تھا اسی لیے بھی جان سے سیکھ لی۔ وہ میری آیا تھی، میری ماں جیسی، ماں کو تو میں بچپن سے نہیں دیکھا تھا، نہ ان کا پیار محسوس کیا، وہ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ میں بریانی لے کر آئی، میرا گھر ساتھ ہی تھا، اس سے پہلے میں لانچ میں داخل ہوتی تو میں نے بی جان اور بابا کی ساری باتیں سن لی، وہ کہہ رہے تھے میں ان کی بیٹی نہیں۔ ہیزل کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، وہ بے یقینی سے زویا کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس دن میری ساری ہستی مٹ گئی، مجھے لگا کسی نے میرے جسم کے اندر آگ لگا دی ہو، تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ میرے حقیقی باپ نہیں ہے، مجھے بہت بڑا شوق لگا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میرے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر نکاح نامہ پر ہر جگہ ولدیت میں ان کا نام کیوں ہے؟ جانتی ہو انہوں نے کیا کہا؟ میں نے ساری بات میں پہلی بار ہیزل کی طرف دیکھا۔ ہیزل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا وہ سب سچ ہے، ان کی اصل بیٹی زویا قریشی تھی، اس لیے ہر جگہ زویا حمدان قریشی چل رہا ہے، مگر زویا میں نہیں ہوں۔ کیا تم نے وہ تکلیف برداشت کی ہے جب تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نام تک کے بھی نہیں؟ اور ہیزل کی روح تڑپ اٹھی۔ زویا نے کچھ پل گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ ہیزل نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے گالوں پر بہتے پانی کو صاف کیا۔ وہ زویا کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ جاری